प्रश्न 1 है, सेल के विद्युत वाहक बल के संदर्भ में सत्य है। एक है, विद्युत धारा न लेने की दशा में सेल के ध्रुवों के बीच का विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। विभवांतर को वोल्टमीटर से नापते हैं। तो उत्तर है सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। विद्युत सेल में विद्युत धारा न होने की दशा में सेल के ध्रुवों का विभवांतर अधिकतम होता है, जिसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभवांतर मापक के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, प्रतिरोध के संदर्भ में विचार करें। तो किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध ऐसी राशि है जिस पर पदार्थ की प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उत्तर है ए, यानी किसी तार की प्रतिरोध तार की लंबाई में अनुक्रमानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है, प्रतिरोध कहलाता है। स्थिर ताप पर किसी चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध तार की लंबाई तथा तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने से चालक में यदि 1 एमीटर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। चालक का प्रतिरोध बराबर होता है विभवांतर बटे धारा, यानी R=πL/A। प्रश्न नंबर 3 है, धातुओं तथा मिश्र धातुओं के प्रतिरोध के संदर्भ में सत्य कथन है। तो चांदी, तांबा तथा एल्युमिनियम का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। मिश्र धातुओं जैसे नाइक्रोम, मैग्नीशियम आदि का प्रतिरोध बहुत कम होता है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही है। चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल आदि चालकों का प्रतिरोध बहुत कम होता है। कुछ विशेष मिश्र धातुएं जैसे नाइक्रोम, मैग्नीशियम आदि का प्रतिरोध बहुत कम होता है। प्रश्न नंबर 4 है, घरेलू विद्युत उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं। तो उत्तर है बी, समांतर क्रम में। हमारे घरों में विद्युत उपकरण जैसे बिजली बल्ब, पंखे, हीटर और फ्रिज इत्यादि समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के संदर्भ में विचार करें। एक है, ऊष्मीय प्रभाव का कारण चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति का प्रतिरोध करना है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है तो उसमें धारा गुजरने पर ऊष्मीय प्रभाव बहुत कम होता है। तो उत्तर ए सही है, यानी 1 सही है। विद्युत धारा के प्रवाह में किसी चालक में ताप बढ़ाने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसका कारण चालक द्वारा इलेक्ट्रॉन की कमी गति को अवरोध उत्पन्न करना है। विद्युत बल्ब के तंतु के संदर्भ में सत्य कथन है। यह टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, यानी 3370 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों कथन सही है, यानी विद्युत बल्ब में तंतु का गलनांक 3370 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए इसका पिघलता नहीं, यह टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम प्रवाहित होने वाली धारा के परिणाम के अनुक्रमानुपाती है। तो उत्तर है सी सही, यानी दोनों सही है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव धारा के परिमाण बढ़ने पर बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, फ्यूज के संदर्भ में सत्य है। यह टांका नामक मिश्र धातु से बना होता है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है जबकि गलनांक कम होता है। तो दोनों सही है, यानी कि
विद्युत उपकरणों में खराब होने से बचाने के लिए प्रयोजित विद्युत परिपथ में एक छोटा तथा कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार को टुकड़े का प्रयोग किया जाता है। इस छोटे तार को फ्यूज कहते हैं या मिश्र धातु टांका का होता है। प्रश्न नंबर 9 है, चुंबक के संदर्भ में सत्य कथन है। तो चुंबक के संदर्भ में क्या है? चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, विद्युत चुंबक। और विद्युत चुंबक की अपेक्षा प्राकृतिक चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो दोनों सही है, दोनों सही नहीं है, इसमें केवल एक सही है। ऐसे पदार्थ जो लोहे या लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबक कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्रश्न नंबर 10 है, दंड चुंबक के संदर्भ में विचार कीजिए। दंड चुंबक को वह स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो जाता है। जब दंड चुंबक को बीच में काट देते हैं तो उसका दैशिक गुण समाप्त हो जाता है। तो उत्तर ए सही है, केवल ए। मध्य बिंदु गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए गए चुंबक के सिरे सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित हो जाते हैं, जिसे चुंबक का दैशिक दिशा बनाने वाला गुण कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, चुंबकीय क्षेत्र के संदर्भ में सत्य कथन है। यह चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न अनुभव होता है। यह एक अदिश राशि है। तो उत्तर ए सही है, यानी केवल एक सही है। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। प्रश्न नंबर 12 है, शुद्ध पदार्थ के अणु होते हैं तो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, अणु तत्व जो यौगिक दोनों हो सकते हैं, अणु जो पदार्थ में सारे गुण है। तो उत्तर है सी, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। किसी पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के सारे गुणधर्म बने रहते हैं अणु कहलाते हैं। यह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। प्रश्न नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में सत्य कथन है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया, सही है। इस पर एक इकाई का ऋण आवेश होता है, जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है। तो उत्तर सी है, उपयुक्त तीनों कथन सही है। इलेक्ट्रॉन के भार न के बराबर नगण्य होता है। इसका भार इलेक्ट्रॉन के परमाणु भार का 1/1840वें भाग के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम का ऋणावेश आवेश होता है। आवेश की यह मात्रा एक इकाई ऋणात्मक आवेश के बराबर मानी जाती है क्योंकि यह सबसे छोटी ऋणात्मक इकाई है जिसे कोई भी कण ग्रहण कर सकता है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रोटॉन के संदर्भ में सत्य कथन है। प्रोटॉन की खोज चैडविक ने की। प्रोटॉन पर एक इकाई का धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उत्तर तीनों सही है। इसका उत्तर एक सही यानी 2 और 3 है। प्रोटॉन का एक इकाई धन आवेश होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है जो किसी परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। प्रोटॉन की संहति एक हाइड्रोजन परमाणु की संहति के समान होता है और एक इलेक्ट्रॉन की सहमति की तुलना में 1840 गुनी अधिक होती है। इसमें एक इकाई धनावेश प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, 15 न्यूट्रॉन के संदर्भ में विचार कीजिए। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। यह विद्युत उदासीन कण होता है। इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो उत्तर सी से उपयुक्त तीनों कथन सही है। वर्ष 1932 में चैडविक एक मूलभूत कण की खोज की। इस कण को न्यूट्रॉन का नाम दिया। यह कण विद्युत का उदासीन अथवा अनावेशित है। प्रश्न नंबर 16 है, परमाणु के नाभिक के संदर्भ में सत्य कथन है।
तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का सही है। परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। सही है। नाभिक में स्थित प्रोटॉन की संख्या परमाणुओं की संख्या की निगरानी, तो सही है। उत्तर है उपयुक्त में तीनों कथन सही है। परमाणु का लगभग पूर्ण द्रव्यमान थोड़े से स्थान में केंद्रित होता है। वे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो कि परमाणु में कुल द्रव्यमान को दर्शाते हैं नाभिक कहा जाता है। नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन नाभिक में धनावेशित आवेशों की संख्या को दर्शाते हैं। इस संख्या को तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, कैथोड किरणों के संदर्भ में विचार कीजिए। ये किरणें इलेक्ट्रॉनों से बनी होती हैं। ये ऋण आवेशित किरणें हैं लेकिन यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है। उत्तर ए सही है। एक और एक सही है। कैथोड किरणें सीधे रेखा में चलती है। कैथोड किरणें यांत्रिक प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं एवं कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेश होती है। प्रश्न नंबर 18, रासायनिक अपक्रिया में होती है। तो रासायनिक परिवर्तन अर्थात पदार्थ के गुणधर्म बदल जाते हैं, ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो प्रश्न नंबर इसमें दोनों सही है। रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रयोग हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ये परिवर्तन संपूर्ण विश्व में होते हैं। कुछ परिवर्तन धीमे तो कुछ तेज होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए रासायनिक समीकरणों की सहायता आवश्यकता होती है, जिन्हें संकेतों और सूत्रों की सहायता से लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में सदैव ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रश्न नंबर 19 है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया कि तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया। रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। प्रश्न नंबर 20 है, किसी पदार्थ का 1 मोल के कणों का संख्या होता है तो 6.023 × 10⁻23 है। किसी पदार्थ के 1 मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 कण होते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। इसके विपरीत अपचयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण अपचयन की क्रियाएं हमेशा एक साथ होती है। तो उत्तर है सी सही, यानी कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती है। यदि एक परमाणु आयन अथवा अणु इलेक्ट्रॉन होता है तो दूसरा परमाणु आयन अथवा अणु इलेक्ट्रॉन लेकर अपचयित हो जाता है। अतः यदि एक तत्व का ऑक्सीकरण होता है तो उसी के साथ दूसरे का अपचयन होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती है। ऐसी प्रक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ चलती है अपचयोग्यता अपक्रिया कहलाती है। प्रश्न नंबर 22 है, ऊष्मावेधी अपक्रिया के संदर्भ में क्या सत्य है। तो इसमें अपक्रिया की ऊष्मा मुक्त होती है। मानवीय शरीर में होने वाली श्वसन अभिक्रियाएं ऊष्मावेधी अपक्रिया कहलाती है। तो उत्तर है सी, यानी दोनों सही है। वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती हैं ऊष्मावेधी अभिक्रिया कहलाती है और श्वसन ऊष्मावेधी अपक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रोइक ऑक्साइड NO का बनना ऊष्मा अवशोषी अपक्रिया कहलाता है। उपयुक्त में दोनों सही हैं। वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है अवशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 24 है, सोना चांदी प्लेटिनियम को नोबल धातु कहते हैं क्योंकि ये भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं स्वतंत्र एवं संयुक्त दोनों ही अवस्थाओं में पाए जाते हैं। सोना चांदी प्लेटिनियम तथा बिस्मथ धातुएं पूर्ण भूपर्पटी पर सूक्ष्म मात्रा में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें नोबल या उत्कृष्ट धातु कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, गलनांक के संदर्भ में सत्य कथन है। तो कोई पदार्थ जिस तापमान पर पिघलता है वह तापमान उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अशुद्धियाँ मिलने पर पदार्थ का गलनांक कम हो जाता है। दोनों सही है।
गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन या पिघलना कहा जाता है। किसी पदार्थ को जिस तापमान पर पिघलते हैं उस तापमान को उसका गलनांक कहा जाता है। अशुद्धियाँ मिलने पर गलनांक कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 26 है। क्वथनांक का संदर्भ सत्य कथन है। जिस तापमान पर द्रव उबलता है उसे तापमान को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। वायुदाब कम होने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो उत्तर एक सही है, केवल एक। जिस तापमान पर द्रव उबलता है उसे क्वथनांक कहा जाता है। जब क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वायुमंडलीय दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है। प्रश्न नंबर 27 है। संघनन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो संघनन के संदर्भ में सत्य कथन में दोनों सत्य कथन है, यानी वाष्प के ठंडा होकर जल के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। फ्रिज की ठंडी बोतल को जब मेज पर रखते हैं तो उसके चारों ओर पानी की बूंद आ जाने का कारण संघनन की प्रक्रिया है। वाष्प के ठंडा होकर पुनः जल के रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। प्रश्न नंबर 28 है। हिमीकरण के संदर्भ में विचार करें। तो ठंडा होने पर किसी द्रव के ठोस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को हिमीकरण कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न नंबर सी, दोनों सही है। ठंडा होने पर किसी द्रव को ठोस हो जाने की प्रक्रिया को हिमीकरण जमना कहा जाता है तथा जिस ताप पर वह द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। समुद्र जल से नमक को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उत्तर है ए, वाष्पीकरण द्वारा। समुद्र के जल में ऐसी खोइयों को भरा जाता है जो कम गहरा हो और धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता जाता है। जब सारा पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नमक बड़े से बड़े टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। कार्बनिक यौगिक का गुण है जो दो यौगिक अवयवी समअवयवी कहे जाते हैं। तो यह उत्तर ए सही है। अणु सूत्र समान हो लेकिन उसमें अणुओं की संख्या व्यवस्था असमान हो। ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जिसका अणु सूत्र समान हो परंतु जिसमें परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न हो समअवयवी कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में विचार करें। तो उत्तर ए सही है। मतलब हाइड्रोकार्बन के वे यौगिक हैं जो केवल कार्बन व हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन वे यौगिक हैं जो केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन मीथेन CH4 है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे पदार्थ यौगिक हैं जिसमें कार्बन के मध्य सकल सहसंयोजक अबंध होता है। इन यौगिकों के प्रत्येक कार्बन परमाणु प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के साथ केवल एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। रासायनिक समअबंध की इस अवस्था के कारण ये यौगिक अस्थायी होते हैं तथा संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन भी कहलाते हैं। असंतृप्त यौगिक वे यौगिक हैं जिसमें दो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबद्ध या त्रिआबद्ध होता है। इसका अर्थ यह है कि वे इलेक्ट्रॉनों के दो या अधिक जोड़ों को साझा करते हैं। ये यौगिक इन बंधों के कारण अस्थायी नहीं होते तथा अपना बाहरी अष्टक पूरा करके अस्थायी रूप प्राप्त कर लेते हैं, अग्रसर करते हैं। दूसरे शब्दों में हाइड्रोजन के साथ आसानी से संयोग करके अस्थायी यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजनीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोजनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके अस्थायी संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। प्रश्न नंबर 33 है। एल्कोहल के संदर्भ में सत्य कथन है। तो एल्कोहल के संदर्भ में सत्य कथन है कि
एल्कोहल कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। हाइड्रॉक्सिल समूह OH की उपस्थिति द्वारा ये यौगिक पहचाने जाते हैं। एल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन के सरल यौगिक हैं तथा हाइड्रॉक्सिल समूह की उपस्थिति द्वारा पहचाने जाते हैं। किसी एल्केन के या हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रॉक्सिल समूह द्वारा प्रतिपादित करने के एल्कोहल का प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 34, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। तो एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। एल्युमिनियम धातु प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 35 है, आसवन विधि के संदर्भ में विचार करें। तो आसवन विधि में शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उसको वाष्प में परिवर्तित करके पुनः द्रवित किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के प्रक्रम में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। उत्तर सी सही है। आसवन का प्रयोग पानी के शुद्ध करने के प्रकरण में आता है। इस प्रक्रम में शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उसको वाष्प में परिवर्तन करके पुनः द्रवित किया जाता है। इस प्रक्रम का उपयोग जिंक, कैडमियम और पारे जैसे धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें उपस्थित अशुद्धियाँ वाष्पित नहीं होती है। अशुद्ध धातुओं को वाष्प में परिवर्तन करके पुनः वाष्प को संघनित कर लिया जाता है। इस प्रकार अशुद्धियों जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होती अलग हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 36, हमारे शरीर में त्वचा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। शरीर का ताप संतुलन सही है, अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण सही है, चोट या आघात से रक्षा सही है। तो तीनों सही है, उपयुक्त सभी कथन सही है। बाहरी चोट की रक्षा या शरीर में आकृति प्रदान करना, शरीर का ताप संतुलन या अपचयी क्रियाओं से बने अपशिष्ट तथा अधिक पानी का उत्सर्जन करना त्वचा का कार्य है। प्रश्न नंबर 37 है, हमारे शरीर में पेशियां हैं, अंगों को घुमाने में सहायक सही है। पेशियां संकुचन व फैलाव के माध्यम से अंगों का घूमती है सही है। पेशियाँ का संकुचन व फैलाव प्रोटॉन का अवस्था परिवर्तन द्वारा संभव सही है। तो पेशियाँ शरीर के विभिन्न अंगों को घूमने तथा शरीर के भीतर अंगों की रक्षा करती हैं। पेशियाँ का संकुचन व फैलाव प्रोटीन की अवस्था में परिवर्तन द्वारा संभव हो पाता है। प्रश्न नंबर 38 है, हमारे शरीर में कंकाल का मुख्य कार्य है। शरीर को एक निश्चित ढांचा प्रदान करना सत्य है। शरीर के आंतरिक अंगों जैसे हृदय, फेफड़े आदि की रक्षा करना ये भी सत्य है। कंकाल की अस्थियां पेशियों से जुड़कर गति में सहायता प्रदान करती हैं। तो तीनों सही है। कंकाल तथा अस्थियां शरीर के ढांचे का निर्माण कर निश्चित आकार प्रदान करती हैं, गति में सहायता करती हैं। प्रश्न नंबर 39 है, शरीर का वह वातावरण एवं कोशिका का व उसके पर्यावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान है। तो श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर तथा वातावरण और कोशिका व उसके पर्यावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करना श्वसन तंत्र का कार्य है। हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के कार्य हैं। पोषक पदार्थ व ऑक्सीकृत रक्त को शरीर में विभिन्न अंगों में की ओर ले जाना, उपचयी अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी अंग तक ले जाना। उपयुक्त में दोनों सही है। पोषक पदार्थ वह ऑक्सीकृत रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों की ओर ले जाना तथा उपचयी अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों से एकत्र करना, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना रक्त परिसंचरण तंत्र का कार्य है। प्रश्न नंबर 41 है, मानव के उत्सर्जन अंग में शामिल है। तो उत्सर्जन अंग में क्या शामिल है? तीनों शामिल है। एक जोड़ी वृक्क होता है, मूत्राशय होता है, मूत्रवाहिनी होता है, एक जोड़ी वृषण होता है। प्रश्न नंबर 42 है, प्रोटोजोआ के संदर्भ में विचार करें। तो ये यूकैरियोटिक एक कोशिका जीव है। अमीबा
पैरामीशियम व यूग्लिना प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो उत्तर सी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। प्रश्न नंबर 43 है, स्पंज है। स्पंज जलीय जीव, तो स्पंज है क्या? स्पंज जलीय जीव है जिसमें उत्तकीय विभेदन नहीं होता है। इसका शरीर कोशिकाओं की केवल एक ही परत का बना होता है। स्पंज मुक्त कोशिकाओं का एक प्रमुख जीव है जो ऊतक तक पहुँचते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, कोशिका की खोज की। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। प्रश्न नंबर 45 है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोशिका के 3 अस्पष्ट भाग दिखाई देते हैं। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। सभी कोशिकाओं में मुख्य 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य तथा कोशिका केंद्र। प्रश्न नंबर 46 है, माइटोकॉन्ड्रिया का प्रमुख कार्य है। तो उत्तर यह ए, कोशिकीय श्वसन में भाग लेना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में भाग लेते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, प्लास्टिक के संदर्भ में सत्य है। तो प्लास्टिक के संदर्भ में सत्य यह है कि दोनों कथन सत्य हैं, यानी प्लास्टिक केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक प्रकार है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है या सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। प्लास्टिड केवल हरे पौधों में स्थित होता है। क्लोरोफिल की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। तो लाइसोसोम जो है कोशिका का आत्मघाती दस्ता है। लाइसोसोम एक रासायनिक शब्द होता है जो स्वयं कोशिका को ही नष्ट कर देता है। इन्हें कोशिका का आत्मघाती दस्ता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, रसधारियों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो उत्तर सी है, यानी कि उपयुक्त में तीनों कथन सही है। रसधारियाँ संग्रहण थैलियाँ होती हैं। पौधों में रसधारियों में बड़ी होती हैं, जबकि जंतुओं में यह छोटी होती हैं। रसधारियों के कारण कोशिकाओं में स्फीत व दृढ़ता बनी रहती है। रसधारियाँ ठोस व तरल पदार्थों का संग्रहण थैलियाँ होती हैं। ये जंतुओं में लेकिन पौधों से बड़ी होती हैं। रसधारिता या ऋतिकाएँ जल की अतिरिक्त मात्रा को नियमित करती हैं। कोशिका से अपशिष्ट पदार्थ को निकलती हैं तथा कोशिका स्फीत टर्सीडी बनाकर रखने में सहायक होती हैं। प्रश्न नंबर 50, जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। तो वह कोशिका होती है। कोशिका जीवन प्राणी की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। प्रश्न नंबर 51 है, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में विचार कीजिए। तो अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में यह केवल जनन कोशिका होती है। में तीनों कथन सत्य है। कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका के निर्माण में सहायता होती है। विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। प्रश्न नंबर 52 है, प्रजनन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो प्रजनन के संदर्भ में सत्य कथन दोनों सही है। प्रजनन जीवन का अनिवार्य लक्षण है। प्रजनन के द्वारा जीवन अपनी संतति के माध्यम से अपना अस्तित्व बनाए रखती है। प्रजनन सजीव प्राणियों का एक ऐसा विलक्षण है जो जीवन की निरंतरता अस्तित्व बनाए रखने में आवश्यक है। संतुलित भोजन है। तो संतुलित भोजन ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे हाइड्रोकार्बोनेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तथा विटामिन उचित मात्रा में हो। संतुलित भोजन में सभी अवस्थित होते हैं। ये शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलते रहते हैं। प्रश्न नंबर 54 है, वे पदार्थ जो भोजन में मुख्य अवयव हैं लेकिन मुख्य पोषक तत्व नहीं हैं। तो उत्तर भी सही है। जल का रुक्ष अंश जल तथा
रुक्ष अंश भोजन मुख्य पोषक तत्व नहीं है, वे भोजन में मुख्य अवयव हैं।